देन उसके बाद आपका आता है पेडागोजिकल एनालिसिस। पेडागोजी एनालिसिस क्या होती है? एनालिसिस बेस्ड ऑन पेडागोजी, उसे कहते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्प्लिट कर देना, बांट देना प्रोसेस में। और पेडागोजी का मतलब होता है साइंस ऑफ टीचिंग। जैसे कि एक कप ऑफ टी है, वो इसका बेटर एग्जाम्पल है कि कप ऑफ टी के लिए उसकी पेडागोजी एनालिसिस क्या होगी। उसकी पेडागोजी एनालिसिस होगी कि पहले जो है पानी उबाला आपने, फिर उसमें चाय पत्ती डाली, फिर चीनी डाली, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसे उबाला, फिर उसमें मिल्क डाला और फिर उसको उबाला, फिर उसके बाद जो है आपको एक कप ऑफ टी मिलती है। तो वो है उसकी पेडागोजी ऑफ एनालिसिस कि पहले उसे ब्रेक्स में तोड़ तोड़ के जो है उस चीज को हमने समझा है। जैसे सिलेबस है, सिलेबस में पहले यूनिट्स आएंगी, यूनिट्स के बाद सब यूनिट्स आएंगी, फिर टॉपिक्स आएंगे, फिर सिंगल कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो वो ईजी हो जाता है, ईजी वे से आपको पढ़ाना, उसे पेडागोजिकल एनालिसिस कहते हैं। और इसका जो है आपका प्रोसीजर क्या होता है? पेडागोजिकल एनालिसिस किसी भी कंटेंट की जब हम लेते हैं तो सबसे पहले उसकी कंटेंट एनालिसिस की जाती है। कंटेंट में है क्या, उसे एनालाइज किया जाता है। फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट को फॉर्मुलेट किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। देन उसके बाद मेथड्स कौन से यूज हो रहे हैं, एड्स कौन से यूज कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद इवेल्युएशन की जाती है कि स्टूडेंट ने कितना इसे अटेन किया है। ये चीज़ें आती हैं आपकी। डेवलपमेंट ऑफ डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट में क्या आता है कि इसको किसी भी एक्सपेरिमेंट को डेमो देना पहले, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है ये साइंस में। क्योंकि अगर कोई भी जो है स्ट्रिक्ट या कोई भी टफ एक्सपेरिमेंट है जो बच्चा एकदम से नहीं कर सकता, तो उसको जो है पहले डेमो दिया जाता है ताकि वो लाइव देख लें सब। और ऐसा होना चाहिए डेमो एक्सपेरिमेंट कि भाई सबके लिए विजिबल हो और हमारे पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी पहले ही होनी चाहिए उसमें। तो इसमें क्या होता है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस होता है और लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन होता है। तो टीचर इसमें क्या करती हैं, सबसे पहले जो है प्रिपरेशन करती हैं अपने डेमोस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट की। प्रिपरेशन में क्या आता है, सब्जेक्ट मैटर देखा जाता है, रिहर्सल की जाती है, एक्सपेरिमेंट की कलेक्शन किया जाता है, सारे जैसे अपरेटस नीडेड है, कोई भी चीज़ नीडेड है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन होती है डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट की। प्रेजेंटेशन में क्या आता है, जैसे कि सबके जो है विजिबल हो सबको और बच्चों को अच्छी तरह सुनाई दे, अच्छी तरह से दिखाई दे सारा एक्सपेरिमेंट, और ताकि वो मोटिवेट हो सकें और खुद भी करें। और मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि जो भी एड आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे चार्ट है, पिक्चर है, स्लाइड्स है, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चों को जो है अच्छी तरह से मोटिवेट करना चाहिए, मीनिंगफुल लगना चाहिए। देन फॉलो अप डेमोस्ट्रेटिव, मतलब कि रिटर्न बैक टू लेबोरेटरी, आपको दोबारा से उसी चीज़ पे आना है और फिर टीचर जो है अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगी, इसका पर्पज़ क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, इक्विपमेंट कौन से यूज़ किए थे और क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन की जाएंगी उन्हें रिवीजन करवा के। कॉमन एरर्स के आते हैं, जैसे अपरेटस है वो सही पोजीशन में ना रखा हो, चॉक बोर्ड है वो ना अप्रोप्रिएट यूज़ किए गए हों, टीचर जो है हर किसी को दिखाई ना दे रही हो या उसको सुनाई ना दे रही हो चीज़ें, बच्चों को जो है क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट नहीं मिल रही, इग्नोरेंस मिल रही है, तो ये चीज़ें इसकी वो थी। देन थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, जो कि आपके थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें टीचर के दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई क्या क्या फ़ायदे होते हैं क्वेश्चंस पूछने के। तो क्वेश्चन के द्वारा लर्निंग जो है वो ईजी हो जाती है और बच्चों को जो है अट्रैक्टिव लगती है कि भाई हाँ टीचर जो है हमारी क्वेश्चंस पूछती है बीच बीच में, तो वो अच्छी तरह से सुनने की कोशिश करते हैं। तो एम क्या होती है आस्किंग क्वेश्चन की, कि बच्चों की अटेंशन बनी रहे, उनकी क्यूरियोसिटी बनी रहे, नॉलेज मिले और मेंटल डेवलपमेंट हो, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, बच्चों को कोई डिफिकल्टी ना आए, बीच में सही डायरेक्शन मिले, कॉम्प्रीहेंसिव लर्निंग हो, उनकी अटेंशन मिले प्रॉपर, और नॉलेज जो है बच्चों की वो परमानेंट बन जाए, ये होती है। ब्रॉड क्वेश्चनिंग कौन सी होती है, मेमोरी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि बच्चा जो है रिवाइज किया जाता है, मेमोरी चेक की जाती है उसकी। देन थॉट प्रोसेस कौन से होते हैं, जिसमें कि वो थिंक करने लग जाए, सोचने लग जाए, इमेजिन करने लग जाए। ट्रेनिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिसमें कि उनको देखा जाए कि क्या क्या कर सकते हैं वो। और टेस्टिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो नॉलेज उनको पहले से हो उसको देखने का, वो टेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन, कि जो अपने एम को रियलाइज करे बच्चों को, वो होना चाहिए। लैंग्वेज जो है प्रॉपर होनी चाहिए, सिंपल, क्लियर, एरर फ्री होनी चाहिए। पॉइंटेड क्वेश्चन होने चाहिए, बच्चे को इजीली समझ आ जाए। थॉट प्रोवोकिंग होने चाहिए, कि उनको थॉट्स आने चाहिए, ऐसा नहीं कि रट्टा मारा और लिख दिया। ब्रीफ और डायरेक्ट होने चाहिए क्वेश्चंस, डेफिनेट आंसर होना चाहिए उनका, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सारे लेंदी दे दिए सारे छोटे दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टमैटिक होने चाहिए वो, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, कि पहले 4-4 मार्क्स के दिए हैं या 2-2 मार्क्स के दिए हैं, फिर 4 के, फिर 8 के, फिर 16 के। देन वेराइटी इन फॉर्म एंड डिफिकल्ट लेवल, कि भाई पहले जो है ईजी दे दिए फिर डिफिकल्ट दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सारे ईजी हैं या सारे डिफिकल्ट हैं। डिफेक्टिव फॉर्म क्या होती है क्वेश्चंस की, इको क्वेश्चंस, जो कि
बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इको क्या बोलते हैं हम, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, किसी को भी अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा, येस और नो टाइप आंसर दे दिया, सिर्फ इसमें थिंकिंग कुछ है ही नहीं। एलिप्टिकल आंसर्स दे दिए, जैसे सिर्फ फिल इन दी ब्लैंक्स दे दिए कि वन वर्ड ही लिखना है, इसमें क्या बच्चे की इंटेलिजेंस पता लगेगी। या कोरोबोरेटिव क्वेश्चंस दे दिए जिसमें कि सिर्फ उसको ये बताना है येस और नो। देन उसके बाद है कि जिसमें सिर्फ बच्चे को ये बताना है कि भाई ऐसा होगा या नहीं होगा, मतलब एक अज्यूम करना है सिर्फ बच्चे को। या सजेस्टिव क्वेश्चंस दे दिए जिसमें बच्चा जो है सजेशन, मतलब थिंकिंग कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सजेशन साथ के साथ दे दिया। जैसे कि इस हरियाणा इन नॉर्थ इंडिया, तो इसमें बच्चे को क्या सोचना पड़ेगा, यस नॉर्थ इंडिया में, सबको पता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर इसकी कोई सिटी पूछी जाती है, कुछ पूछा जाता है, फिर भी थोड़ा सा वैसे बनता है। इनडेफिनेट है या इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाएं, या क्वेश्चन रिक्वायरिंग मोर देन वन आंसर, जिसके कि एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। देन उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए, हु विल आंसर दिस, डू यू नो, इस टाइप के क्वेश्चन जो है क्लास में बच्चे टीचर को पूछने चाहिए। लाउड वॉइस में पूछने चाहिए, सबको विजिबल हो टीचर पूछने चाहिए, और क्लासरूम में जो है कोई मूवमेंट ना हो, उस टाइम में अलर्ट रहें सब बच्चे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछने चाहिए। एटमॉस्फेयर डल ना होने पाए, इंटरेस्टिंग एंड क्यूरियोसिटी बच्चों की बनी रहे। क्या आता है, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है आपकी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो आपके एटम के अंदर होते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो आपका न्यूट्रॉन जो है वो बैलेंस कर देता है, न्यूट्रल रहता है। तो ये चीज़ है, जैसे थॉमस मॉडल ऑफ एटम में यही बताया गया है कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वल कर देते हैं मैग्नीट्यूड को, तो वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। देन उसके बाद अलग मॉडल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, एक मॉडल ही बहुत है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो कि आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जो कि नो इलेक्ट्रिक चार्ज, वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। और आपके प्रोटॉन क्या होते हैं, जो कि आपके पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर क्या होता है आपका, मास नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, तो ये आपका एटॉमिक मास होता है। इसके ऊपर आप पेडागोजी कैसी बनाएंगे, सबसे पहले आता है पेडागोजी में आपका जो कंटेंट है कि हमें क्या पढ़ना है, व्हाट डू यू मीन बाय एटम, डिफाइन द टर्म एटम, गिव द मीनिंग ऑफ टर्म एटम, देन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम क्या होता है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देन नॉन न्यूक्लियर पार्ट जो इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन शेल्स होती हैं, देन एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मास एलिमेंट का क्या होता है, मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास पूछ लिया, फिर आइसोटोप पूछ लिए। तो ये चीज़ है इसकी कंटेंट। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि डिफाइन द टर्म एटम, डिस्टिंग्विश करो एलिमेंट्स को, एटम्स को और मॉलिक्यूल को, एक्सप्लेन करो न्यूक्लियस को, फिर डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करो मीनिंग ऑफ टर्म्स की न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एटम। इस तरह से मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की भी सारा बच्चे को समझ आ जाए, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं एटॉमिक नंबर को और एटॉमिक मास को, स्ट्रक्चर के द्वारा बताओ एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, लेक्चर मेथड और डेमोस्ट्रेटिव मेथड यूज़ किया जाता है, नरेशन करनी चाहिए टीचर को, एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन वो होनी चाहिए। एड कौन से यूज़ किए जाते हैं, लेक्चर मेथड है आपका, ऑब्जर्वेशन मेथड है, नरेशन है, पिक्चर एंड चार्ट यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसमें मेन पॉइंट्स देखे जाते हैं जो डायग्रामेटिकली आप समझा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट समझा सकते हैं, और इसमें स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो आगे आके समझा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन्हें दिखा सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर डिस्टिंग करना इन चीज़ को, एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी टीचिंग मेथड में टीचर आपको कैसे समझा रही है, ये सारी है। फिर लिस्ट ऑफ इवेल्युएशन आ जाती है, इवेल्युएशन में आप उनको कैसे करेंगे, ओरली पूछेंगे पहले उनसे, फिर प्रैक्टिकल मोड में पूछेंगे, फिर उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चन देंगे बड़े बड़े, फिर उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव दे देंगे कि प्रोटॉन क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, कहाँ होते हैं, ये ट्रू फॉल्स दे देंगे, मैच द फॉलोइंग दे देंगे। इसी टाइप से आपकी एनर्जी का बन जाएगा। एनर्जी में जो मैग्नेटिक एनर्जी है आपकी, कि मतलब जो मैग्नेटिक मतलब चुंबक की तरह खींचने वाली एनर्जी है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी अर्थ में पाई जाती है। कोई भी चीज़ हम ऊपर उछालते हैं वो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वो नीचे खींच लेती है, तो उसे कहा जाता है कि मैग्नेटिक एनर्जी। तो बिग मैग्नेट जो होती है, जैसे कि अगर वो किसी क्रेन के साथ अटैच कर दी जाए और कहीं से जो है मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स ले जाने हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इजीली ले जाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें होती है, जैसे कि एयर कंडीशन है, गीजर है। केमिकल एनर्जी कौन सी होती है, जो कि आपका जैसे बर्निंग ऑफ वुड हो गया, कोल हो गया, तो जो भी जैसे फोटोसिंथेसिस है उसमें भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो जिसमें भी केमिकल रिएक्शन होंगी उसे केमिकल एनर्जी कहेंगे।
विंड एनर्जी कौन सी होती है? जिसमें कि मूविंग एयर यूज होती है, उसे विंड एनर्जी कहते हैं। बिलीव टू पोसेसिस काइनेटिक एनर्जी। देन उसके बाद कौन सी होती है? जैसे सेलिंग बोट हो रही है वो विंड एनर्जी है, फ्लाइंग काइट्स है वो विंड एनर्जी है। हीट एनर्जी कौन सी होती है? जैसे कि एलपीजी है, आपकी केरोसिन ऑयल है, डीजल है, ये सब आपकी हीट एनर्जी है। सन आपकी नेचुरल हीट एनर्जी है, जिसमें कि हीट किससे यूज होती है? कुकिंग फूड में यूज होती है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। लाइट एनर्जी कौन सी होती है? जिस भी चीज़ से रोशनी निकले, चाहे वो आग जलाना है, चाहे वो लाइट बल्ब है, ये सब चीज़ें लाइट एनर्जी होती हैं। साउंड एनर्जी कौन सी होती है? जिसमें से कि साउंड आए, कोई भी, चाहे स्पीकिंग है, चाहे लिसनिंग है, कोई भी चीज़ है, साउंड आए उसमें से, जैसे ऑडियो टेप, माइक्रोफोन, कुछ भी। मस्कुलर एनर्जी कौन सी है? जो मसल्स ऑफ अवर बॉडी, एनर्जी जो हमारी मसल्स को एनर्जी देती है उसे मस्कुलर एनर्जी कहते हैं। जैसे कि किस चीज़ को पुल करना, पुश करना, वो चीज़ आती है। हाइड्रो एनर्जी जो वाटर से रिलेटेड होती है उसे हाइड्रो एनर्जी कहा जाता है। देन सोलर एनर्जी कौन सी होती है? जैसे सन है आपकी सोलर एनर्जी, वो सन में आती है। न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी है? जो न्यूक्लियस ऑफ एटम से ऑब्टेन होती है उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं हम। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और फीजन मतलब होता है स्प्लिट। तो ये है आपका वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर सब चीज़ों में घुल जाता है, वाटर के बिना कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। इस टाइप से आप चीज़ें बता सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट में होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट में आपकी तीन चीज़ें आती हैं। कंडक्शन होता है, कंडक्शन में क्या होता है? जैसे आप कड़छी से खाना बना रहे हैं और आपका कड़छी जो है धीरे धीरे नीचे से गैस चल रही है, तो ऊपर तक कड़छी गर्म हो गई है अगर वो बर्तन के अंदर ही रखी है, उसे कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। कि जो उसके बीच के वो मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रांसमिट कर रहे हैं हीट एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब सिर्फ मूव नहीं कर रहे हैं वो वहाँ पे, सिर्फ वहीं पे अपनी स्पेस पे ही मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जिसमें कि मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं, उसे कहते हैं कन्वेक्शन। देन रेडिएशन क्या होती है? जैसे आप चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं या फिर गैस चल रही है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट रेडिएशन। कि जैसे आप आग जलाते हैं सर्दियों में और हाथ सेक रहे हैं, उसे रेडिएशन, कि भी सीधा आ रही है वो, उसे रेडिएशन कहते हैं। देन उसके बाद फ्रिक्शन क्या होती है? जब कोई भी फोर्स आपको स्लो डाउन कर दे या स्टॉप कर दे, उसे फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है, फ्रिक्शन से आग निकलती है पत्थरों के फ्रिक्शन से, तो उसे कहते हैं कि फ्रिक्शन बोला जाता है। तो फ्रिक्शन में क्या होता है? आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ, डायनेमिक मतलब अलग अलग टाइप का होता है, जो कि आपका मूव कर सकता है, उसे डायनेमिक कहते हैं। काइनेटिक होता है जो। इसकी डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या होती हैं? देन उसके बाद इसकी जो है सिचुएशन कौन सी आती हैं कि डिमांडिंग इंक्रीज इन फ्रिक्शन, कौन सी सिचुएशन है जो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करती है? जैसे कि यूजिंग ब्रेक पैड्स, जब बाईसाइकिल या ऑटोमोबाइल्स के कोई भी ब्रेक लगाने होते हैं तो फ्रिक्शन होता है उसमें। सोल ऑफ शूज़ है, टायर्स है, आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ताकि आप गिरे नहीं कहीं पे। देन उसके बाद जिम्नास्टिक है, अप्लाई कोर्स सब्सटेंसेस हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, बेटर ग्रिप के लिए अच्छी वो होती है। किस चीज़ में नहीं चाहिए होता है? जैसे पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ताकि वहाँ फ्रिक्शन ना बने, कि आपका जो है अच्छी तरह से मूव करे जब स्ट्राइकर आप मारते हैं, ऐसा नहीं हो एक ही जगह पे रुक जाए। एयर कुशंस हैं बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कोई भी एयर कुशंस अगर दे दिए जाते हैं तो वो किस लिए होते हैं? फ्रिक्शंस रोकने के लिए, एकदम झटका ना लगे किसी को भी। वाइल शेविंग वी अप्लाई शेविंग क्रीम ऑन द फेस, वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। वाइल प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द बॉडी, मसाज से, तो वो आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसकी पेडागोजिकल एनालिसिस है, वो आप खुद ही बना के लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा 3rd चैप्टर भी फिनिश हो गया।